हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 6 मंथली कंपाइलेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़। जनवरी से जून तक जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स थे, फॉर एग्जांपल इंडिया किसी इवेंट को होस्ट कर रहा है, कोई नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है या फिर यहाँ पर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हमने साइन किया है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जनवरी टू जून 2024 ऑल द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज़। ओके, इसके पहले 6 मंथली कंपाइलेशन में अपॉइंटमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज, बुक्स एंड ऑथर, इंडेक्सेस, ये सारी चीजें हमने कवर करी हैं एंड स्पोर्ट्स सेगमेंट को भी कवर किया है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप 6 मंथली कंपाइलेशन देख सकते हो और आने वाले एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन और ये न्यूज आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ओके, तो देखिएगा, अब 6 मंथली कंपाइलेशन थोड़े से लेंदी तो होते ही हैं, नंबर ऑफ न्यूज़ भी ज़्यादा होती है क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्किप नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी हमें ध्यान रखना होता है। तो जो वीडियो की लेंथ है वो हो सकता है 1 आवर 50 मिनट की हो, तो आप आराम से देखिएगा और 2 पार्ट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को एक बार, लिंक को आप एक बार शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे न्यूज है स्नो लेपर्ड एंड वी नो दैट स्नो लेपर्ड एक बिग कैट कैटेगरी में आता है और इंडियन गवर्नमेंट ने बिग कैट अलायंस को भी रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड को किर्गिस्तान ने डिक्लेयर किया है एज अ नेशनल सिंबल, ठीक है। नेशनल सिंबल स्नो लेपर्ड किस कंट्री का बना है? आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान का बना है। स्नो लेपर्ड को हम घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से भी जानते हैं और इसका अगर साइंटिफिक नेम, अगर आप इसको स्टैटिक से कनेक्ट करोगे तो साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा उनसिया, ठीक है। जैसे कि टाइगर का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस होता है, वैसे इसका क्या है? पैंथेरा उनसिया आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली पैंथेरा इसका जीनस है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ पर पाया जाता है जनरली स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड आपको इंडिया में, मतलब सदर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया में देखने को मिल जाएगा। तो 12 कंट्रीज है जहां पर आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा। अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। आप देख सकते हैं ये सभी की सभी कंट्री साउथ एशियन कंट्री और सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जहां पर आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा। नाउ बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया में वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय के एरिया में आपको स्नो लेपर्ड मिलते हैं। वेस्टर्न हिमालय में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, एंड लद्दाख में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन है वो कहां पर है? लद्दाख में है। और लद्दाख में भी कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क में। ईस्टर्न लद्दाख में उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिल जाएंगे। IUCN की रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेजर लोकेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड इन इंडिया। तो हेमिस नेशनल पार्क, जैसा कि मैंने कहा, इसे हम ग्लोबल कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। तो ग्लोबल कैपिटल ऑफ स्नो लेपर्ड किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क को कहा जाता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको सिक्किम में मिल जाएगा। जैसे कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, वैसे ही आपको प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी देखने को मिलेगा। एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को 2009 में लॉन्च किया गया था। अभी आपका जो CPO का एग्जाम हुआ था उसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टू चेयर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को होस्ट करेगा और ये आपका 46 नंबर का एडिशन है, 46वें नंबर का संस्करण देखने को मिल जाएगा। कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा, 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में, ठीक है। सो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज अ कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इस कमेटी में क्या होता है, इस कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट ऑलरेडी है उनका इंस्पेक्शन करते हैं, वो साइट प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, इनको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में रखना है या बाहर निकालना है, कौन सी नई साइट्स को इंक्लूड करना है, ये सारा डिस्कशन इस कमेटी में किया जाता है, ठीक है। दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है, ओके। और इसके लिए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट परी।
और प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया गया है कहां पर? दिल्ली में। इसका पर्पस है दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन करना। ठीक है, डन इतनी चीजें। अगर हम यूनेस्को के बारे में बात करते हैं तो यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1945 में, 1945 में हुआ था, 16 नवंबर 1945। लेकिन एक फोर्स में कब आया, मतलब काम करना कब शुरू किया? 4 नवंबर 1946 से। पेरिस फ्रांस में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। 195 मेंबर कंट्री है और इसके अलावा आद्रे अजोले आपको डायरेक्टर जनरल देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। 6 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे कि नेटो का अपॉइंटमेंट हुआ है, विम्स्टेक के सेक्रेटरी बनाए गए हैं, या जो भी कंट्री के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, वो सब मैंने कवर किया है लास्ट 6 मंथ का, जनवरी टू जून। आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इजराइल रिसेंटली डिप्लॉय स्काई ड्यू। अब यहां पर देखेंगे, कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो करंट अफेयर्स में मैंने आप लोगों को एक डिस्कशन किया था अबाउट द ब्लू लाइन। याद आया? करंट अफेयर्स का टॉपिक था ब्लू लाइन। सो ब्लू लाइन क्या है? एक बॉर्डर है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। लेबनान और इजराइल के बीच की एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम ब्लू लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गया। अब आपको ये इजराइल दिख रहा है, इजराइल का मैप है, जिसकी कैपिटल आपको जेरूसलम देखने को मिलेगी। पहले कैपिटल तेल अबीब थी। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं, जो कि आपका पैलेस्टीन का एरिया है, जहां पे हमास एक्टिव है और यही वॉर ही देखने को मिल रही है। तो रिसेंटली एमपीपीएससी, सोचो एमपीपीएससी ने क्वेश्चन किया था कि इजराइल किस सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी के साथ। ऐसा क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा है, तो एसएससी भी पूछ सकता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये गोल्डन हाइट्स दिख रहा है। ये गोल्डन हाइट्स एक समय पे बहुत ज्यादा विवादित रहा है इजराइल और सीरिया के बीच में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हाइफा पोर्ट है और हाइफा पोर्ट को मैनेज करता है कौन? अडानी ग्रुप। दैट्स वाई ये भी इंपॉर्टेंट है और इजराइल में देखने को मिल जाएगा। चलिए, यहां पर एक वाटर बॉडी दिख रही है, दिख रहा है, इसको डेड सी बोलते हैं, मृत सागर, डेड सी। और डेड सी आपको इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ये तो आपने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, स्टैटिक पॉइंट्स देख लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्काई ड्यू के बारे में। रिसेंटली इजराइल ने स्काई ड्यू को डिप्लॉय किया है लेबनीज बॉर्डर पे। यहां पर स्काई ड्यू को डिप्लॉय करने का काम किया है। स्काई ड्यू क्या है? एक बहुत बड़ा बलून जैसा स्ट्रक्चर है जो एरियल टारगेट करता है। एरियल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ड्रोन है, मिसाइल है, उनको टारगेट करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में। ठीक है, तो स्काई ड्यू इज अ मैसिव बलून लाइक स्ट्रक्चर और ये हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन बलून है जो डिटेक्ट कर सकता है रेडार को, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल को, और इनको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। डन इतनी चीजें। ये एरियल थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता है और इसको डेवलप किसने किया है? तो आप देखेंगे इस टेक्नोलॉजी को जॉइंटली तैयार किया है इजराइल डिफेंस एंड यूएस कंपनी ने, और इजराइल ने इसको 2022 में स्काई ड्यू को लॉन्च किया था। इसका अगर हम बात करते हैं रेडियस के बारे में, कितने एरिया के ये ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो 250 किलोमीटर इसका रेडियस है और इसका वेट अगर देखा जाए तो 7000 पाउंड को ये कैरी कर सकता है और 10,000 फीट की एल्टीट्यूड पे ऑपरेशन करने में कैपेबल है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे NAM, नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ये जो टर्म है ना नाम, इस टर्म को कॉइन किसने किया, मतलब ये शब्द किसने दिया, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। आंसर हो जाएगा श्री VK मैनन। श्री VK मैनन ने 1953 मतलब 1953 में ये शब्द दिया था और नॉन अलाइंड मूवमेंट की शुरुआत या वन ऑफ द फाउंडर बोल सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें। डन। तो रिसेंटली 19th नंबर की NAM समिट हुई थी कहां पर? कंपाला में, और कंपाला युगांडा की कैपिटल है। तो युगांडा की कैपिटल कंपाला में 19th नंबर की समिट हुई थी जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। युगांडा ने 19th नंबर की NAM समिट को तो होस्ट किया ही था, इसके अलावा इन्होंने G77 समिट को भी होस्ट करने का काम किया था और थर्ड साउथ समिट को भी होस्ट करने का काम युगांडा ने किया था। पहली बार जो NAM की मीटिंग हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में।
अच्छा, यहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट या फिर NAM का फॉर्मेशन क्यों किया गया था? क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का समय था। एक तरफ रशिया था मतलब USSR, और दूसरी तरफ USA था मतलब एक तरफ ईस्ट है एक तरफ वेस्ट है, और कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जो ना ईस्ट की तरफ जाना चाहती थी ना वेस्ट की तरफ जाना चाहती थी, मतलब वो दोनों के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहती थी। तो उस केस में NAM का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, प्रेजेंटली अगर मेंबर कंट्री देखेंगे तो 53 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, 40 कंट्री है फ्रॉम एशिया, 26 फ्रॉम द लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, और 1 फ्रॉम यूरोप। यूरोप से एकमात्र कंट्री NAM का पार्ट है विच इज बेलारूस। ठीक है, इतनी चीजें। फाउंडिंग मेंबर देखेंगे तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द NAM एंड होस्टेड द 7th NAM समिट इन 1983 इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया ने 1983 में समिट को होस्ट किया था। याद करो 1983 में क्या हुआ था? 1983 में यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ था और हमने यहाँ पे पहली बार वर्ल्ड कप को जीता था। उस समय हमारे टीम के कैप्टन कौन थे? आंसर हो जाएगा हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव जी को कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें डन। नेक्स्ट बात करेंगे लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। तो लिथियम की माइनिंग करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए अर्जेंटीना और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है काबिल मतलब खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इन्होंने लिथियम को एक्सप्लोर करने के लिए 2 बिलियन रुपीस मतलब $24 मिलियन का एक डील साइन किया है। किसके साथ डील साइन किया है? अर्जेंटीना की कंपनी के साथ। और यहां पर हम लिथियम के 5 ब्लॉक को क्या करेंगे? एक्सप्लोर करने का काम करेंगे। कहां पर मिलेगा? अर्जेंटीना में आपको मिलेगा ये ब्लॉक। अर्जेंटीना के कैटामेरिका प्रोविंस में आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको इस मैप को समझना है। देखेंगे यहां पर ये है बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। ये जो 3 कंट्री हैं और एक ट्रायंगल बना रहा है, इस ट्रायंगल को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। तो डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए वो 3 कौन सी कंट्री हैं जो लिथियम ट्रायंगल का फॉर्मेशन करती हैं। तो आंसर होगा बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। एंड चिली में देखो आटाकामा डेजर्ट भी देखने को मिलता है। आटाकामा डेजर्ट जहां पे लेबोरेटरी भी है, राइट? तो आटाकामा डेजर्ट आपको चिली में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना में यहाँ पर एक घास के मैदान है, घास पाई जाती है अल्फा अल्फा, वो भी अर्जेंटीना में देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका लिथियम ट्रायंगल हो गया। अगर हम अर्जेंटीना के बारे में कुछ बातें करें, सो अर्जेंटीना इज द 2nd इन द लिथियम रिसोर्सेज एंड 3rd इन द लिथियम रिजर्व। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लिथियम रिसोर्सेज के मामले में 2nd नंबर पे अर्जेंटीना है। लिथियम का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? तो आपकी जो बैटरी होती है उनमें, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लिथियम का इस्तेमाल करते हैं। क्या इंडिया में लिथियम नहीं है? आंसर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखेंगे इंडिया में भी डिस्कवरी की गई है बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो GSI ने आइडेंटिफाई किए हैं लिथियम के रिजर्व कितने? 5.9 मिलियन टन के। कहां पर? सलाल हेमाना रीजन ऑफ द रियासी डिस्ट्रिक्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के हमको रिजर्व मिले हैं लिथियम के। इसके अलावा रेवांत हिल जो कि नागौर ऑफ राजस्थान में है, यहां पर भी हमें लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है पर्शियन लैंग्वेज या फिर फारसी लैंग्वेज। वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज, ऐसी कोई भी भाषा जो बहुत पुरानी है, एंशियंट है, और एंशियंट लिटरेचर इसके देखने को मिलते हैं आज से 1000-5000 साल पुराने, जैसे कि संस्कृत है, संस्कृत हो गया, आपके वेद संस्कृत में मिलते हैं। पाली और प्राकृत भाषा हो गई जिसमें आपको बुद्धिस्ट और जैनिस्ट जो टेक्स्ट है वो देखने को मिलते हैं, जैनिज्म के टेक्सेस देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत पुरानी भाषाएं हैं, तो ऐसी भाषाओं को हम क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने अनाउंस किया है कि अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम पर्शियन या फिर फारसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में, मतलब आपके शेड्यूल 8 में इसको इंक्लूड करेंगे। ये जो पर्शियन लैंग्वेज है ये सब फैमिली है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की। पर्शियन गल्फ जैसे कि बहरीन, इराक, ईरान, ओमान, यमन, अफगानिस्तान, इन सभी कंट्रीज में पर्शियन लैंग्वेज को बोला जाता है। ठीक है, इसके पहले पाली और प्राकृत भाषा को भी हमने शामिल किया है क्लासिकल लैंग्वेज में, और अब फारसी भाषा को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपकी 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, 3 और मिल गई तो अब 9 हो जाएंगी। ओरिजिनली देयर वर 6 क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। 2004 में तमिल को पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था, उसके बाद उड़िया को 2014 में बनाया गया था, और अब 3 और को बात की जा रही है, तो टोटल 9 क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएंगी। ओके,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ज्वाइन स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगी और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। ऑब्वियस सी बात है, ज्वाइन करोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना ज्वाइनिंग का। 1250 करोड़ रुपए इंडिया इन्वेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं आखिरकार ये है क्या। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी वॉज फाउंडेड इन 2019 में इसको शुरू किया गया था और इसमें 16 मेंबर या 16 कंसोर्टियम मेंबर मिलेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, चाइना, इंडिया ने भी ज्वाइन कर लिया। ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है। जैसा कि नाम में लिखा है स्क्वायर किलोमीटर एरे, इसमें एक सिंगल टेलीस्कोप नहीं है, जबकि बहुत सारे थाउजेंड ऑफ एंटीनास का कलेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा इन अ सिंगल यूनिट। स्क्वायर किलोमीटर एरे का मतलब होता है कि एक स्क्वायर में, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत सारे आपने यहाँ पे एंटीना को लगा के रखा है जो रेडियो वेव पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारा इस तरीके से एंटीना एक सिंगल टेलीस्कोप की तरह काम करेगा। ठीक है, तो थाउजेंड ऑफ स्मॉलर एंटीना से हमने एक बड़ा एंटीना तैयार करेंगे जो कि रेडियो टेलीस्कोप की तरह काम करेगा, और इसकी जो इफिशियंसी होगी वो 60 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होगी जो आपके नॉर्मल रेडियो टेलीस्कोप होते हैं। इससे रिसर्चर्स को मदद होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे कैबो वर्दे। कैबो वर्दे आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा और इसको रिसेंटली WHO ने मलेरिया फ्री सिटी डिक्लेयर किया है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक तीसरे नंबर का शहर बन चुका है, तीसरे नंबर की कंट्री बन चुकी है जिसको WHO ने मलेरिया फ्री सिटी डिक्लेयर किया है। इसके पहले मॉरिशियस और अल्जीरिया को भी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जब मलेरिया की बात हो ही रही है तो थोड़ी सी करंट अफेयर्स को जोड़ ही देते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड ने मिलकर R21 मैट्रिक्स मलेरिया की वैक्सीन तैयार की है, और जिसको WHO ने अप्रूवल भी दे दिया है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रोल आउट हो चुकी है, मतलब यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। जाने इतनी चीजें। अच्छा, अब ये कहाँ पर मिल जाएगा आपको, देखो इसके लिए आपको ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये अटलांटिक ओशियन है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये कैबो वर्दे एक आपको छोटा सा आइलैंड नेशन देखने को मिलेगा, सेनेगल से कुछ दूरी पर ही सिचुएटेड है। तो आपको लोकेशन याद रखनी है कि अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, कहां पर है, अटलांटिक ओशियन में है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के ऊपर। तो रिसेंटली दाओस में 54th नंबर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी, 5 दिनों तक चली थी, जिसकी थीम क्या थी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी थीम है, याद रखना है। इसमें हमारे कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और बहुत सारे हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं, जैसे कि अडानी ग्रुप हो गया और भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन सभी लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अगर हम देखें कौन कौन से यूनियन मिनिस्टर पार्टिसिपेट किए थे, तो 3 यूनियन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। पहली है स्मृति ईरानी, जो कि अब यूनियन मिनिस्टर नहीं है, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी गए थे, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया था जिनका नाम रेवंत रेड्डी है, वही कर्नाटका के भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं की पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो बेसिक मुद्दे डिस्कशन किए गए वो रशिया यूक्रेन का वॉर, इजराइल हमास के वॉर पे डिस्कशन हुआ। उस समय तक बहुत सारे देशों में, इंडिया जैसी कंट्री में, फ्रांस में इलेक्शन होने थे तो इलेक्शन पे डिस्कशन किया गया। इसके अलावा जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है जिससे काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, आपने देखा कि डिफरेंट एक्टर एक्ट्रेस पॉलिटिशियन को डीप फेक के जरिए एक्सपोज किया जा रहा है या उनका पिक्चर खराब की जा रही है, तो डीप फेक का कंसर्न दिखाया गया। क्लाइमेट चेंज और फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें तो 1971 में इसका फॉर्मेशन जेनेवा में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारी रिपोर्ट हर साल ये पब्लिश करता है, और रिपोर्ट पे भी वीडियो बनाया है मैंने। 6 महीने की सभी रिपोर्ट डिस्कस की, जिनमें से ये जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी डिस्कस की थी आपके साथ, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इसी फोरम में अगर देखा जाए तो ग्लोबल गुड अलायंस एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी को लॉन्च किसने किया है, इंडिया ने।
तो ये इंडियन गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अप्रूव किया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी साथ दे रहा है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी सपोर्ट कर रहा है। क्या नाम है इसका? ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO कमिटी ऑन फिशरी मैनेजमेंट। तो FAO की एक कमेटी है फिशरी मैनेजमेंट के लिए, इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है इंडिया को। ये जो कमेटी है फिशरी पे, इसका फॉर्मेशन 1965 में हुआ था और एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि एक्वाकल्चर और फिशिंग से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उस पर पॉलिसी बनाने का काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे। UAE अनवील ग्राउंड ब्रेकिंग इको मार्क ग्रीन एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। तो हमारे जो MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। क्या वो ग्रीन क्लाइमेट या ग्रीन एनर्जी के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं? तो यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से ISO सर्टिफिकेशन दिया जाएगा जिसका नाम है इको मार्क। और इस तरीके का पहला सस्टेनेबिलिटी एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क तैयार किया है MSME के लिए किसने? UAE ने, इसलिए न्यूज में है। नेक्स्ट है गेल सिक्योर 10-year LNG डील विथ UAE। गेल इंडिया लिमिटेड जो कि इंडिया की एक टॉप गैस फर्म है, अपने LNG पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने UAE की एक कंपनी है जिसका नाम है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये एग्रीमेंट स्टार्ट कब से होगा? 2026 से होगा। इसके अंदर गेल क्या करेगा? 0.5 मिलियन टन ऑफ LNG एनुअली। 10 सालों का ये डील है, ठीक है, 10 ईयर का डील है, 2026 से एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर हर साल गेल इंडिया 0.5 मिलियन टन LNG को लेकर आएगा। किससे? आबू धाबी कंपनी से, और हमारे देश की डिमांड को फुलफिल करेगा। अब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है गेल इंडिया के? संदीप कुमार गुप्ता है। नेक्स्ट है, यहां पर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप दिख रहा है। जो ऑरेंज कलर के आपको पिक्चर दिख रही है कंट्रीज, इनको हम साहेल रीजन कहते हैं, साहेल स्टेट। कौन कौन से आप देखोगे? माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, बुर्किना फेसो, इसके अलावा आपके मॉरिटेनिया, सेनेगल, गाम्बिया, ये सब। ठीक है, तो साहेल स्टेट क्विट ECOWAS ब्लॉक। क्या ये पिक्चर है भाई? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ बेस्ट अफ्रीकन स्टेट। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन स्टेट है उनको मर्ज करके, मतलब उनको कंबाइन करके एक ग्रुप बनाया गया था, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ बेस्ट अफ्रीकन स्टेट, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में ट्रेड को प्रमोट करता है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को फोकस करने के लिए 1975 में इसका फॉर्मेशन किया गया था बाय द ट्रीटी ऑफ लागोस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से हो क्या रहा था? लंबे समय से ये हो रहा था कि आपका जैसे कि बुर्किना फेसो हो गया, माली हो गया, यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी नहीं, मिलिट्री रूल देखने को मिलेगा। तो इनकी जो एक्टिविटीज हैं काफी समय से इस ब्लॉक ने बैन करके रखी थी, तो फाइनली इन्होंने इस ब्लॉक को क्विट ही कर दिया। ठीक है, छोड़ दिया। कौन कौन सी कंट्री है? बुर्किना फेसो है, माली है एंड नाइजर है। नेक्स्ट है रशिया। रशिया के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी आई है। आप सभी को पता ही है कि 1 जनवरी से ब्रिक्स का चेयरमैनशिप किसके पास आई है? रशिया के पास आई है। एंड रशिया के 5वीं बार, 5th टाइम प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार प्रेसिडेंट बन गए हैं। और रिसेंटली अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी रशिया विजिट किया था और अक्टूबर में ब्रिक्स की मीटिंग होगी। कहां पर? कजान में, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, कजान में इंडिया ने अपना कॉन्सुलेट जनरल भी ओपन किया है एंड प्राइम मिनिस्टर को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा दोनों देश $100 बिलियन की ट्रेडिंग करेंगे बाय 2030, ऐसा भी कमिटमेंट करके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये 16वें नंबर की जो ब्रिक्स समिट होगी वो कहां पर होगी? कजान में होगी, रशिया में होगी, अक्टूबर मंथ में। इनिशियली अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में तो ये ब्रिक था। ठीक है, एंड ब्रिक का फॉर्मेशन किया गया था, बाद में एस मतलब साउथ अफ्रीका 2010 में आके जुड़ गया। तो इतने सालों से 5 ही कंट्री थी, लेकिन अभी रिसेंटली 5 न्यू कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एंड टोटल नंबर ऑफ कंट्री ब्रिक्स में कितनी हो गई हैं? अब 10 हो गई हैं।
कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है? तो इनिशियली तो 5 आपको मिल रही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो नई कंट्री आई है वो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। अर्जेंटीना ने ऑफर को ठुकरा दिया। ओके, तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये आपको 5 न्यू ब्रिक्स कंट्रीज देखने को मिलेंगी। नाउ ब्रिक्स का जो स्ट्रेंथ है वो 10 हो गया है। अभी 16वें नंबर की जो ब्रिक्स समिट हो रही है, इसकी कोई थीम तो होगी, बिल्कुल हाँ, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी आपको थीम देखने को मिल जाएगी। पहली ब्रिक्स समिट 2009 में हुई थी और 15वीं नंबर की ब्रिक्स समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, और ये 16वें नंबर की हो रही है कहां पे? ब्राजील के कजान में। नेक्स्ट है, अब यहां पर देखेंगे आपको ये पूरा वर्ल्ड मैप है। कुछ कंट्रीज ऊपर दिख रही हैं, कुछ कंट्रीज रेड कलर की लाइन के नीचे दिख रही हैं। ये जो नीचे वाला कॉन्टिनेंट या एरिया, इसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ग्लोबल साउथ कहा जाता है। और ग्लोबल साउथ को सेपरेट करने वाली लाइन को हम ब्रेंट लाइन के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया आपकी स्टैटिक बातें। अब वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स में। 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, तो 23rd नंबर की वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट मीटिंग कहाँ होगी? नई दिल्ली में हुई है 7 से लेकर 9 फरवरी के बीच में, ठीक है, जहां पे सोशल इक्वालिटी पे डिस्कशन किया गया है। इसकी थीम क्या थी? लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस इसकी थीम थी। और इस समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? टेरी ने, मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। WHO हैज अवॉर्डेड इट फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट्स वैलिडेटिंग प्रोग्रेस इन एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड टू द 5 कंट्री। यहाँ पे WHO का एक टारगेट था कि हमें जो इंडस्ट्री फैट है या फैटी एसिड है, ट्रांस फैटी एसिड, उसको रिमूव करना है। मतलब हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कंट्री इसको रिड्यूस करें और लोगों को भी इनकरेज करें, ठीक है, क्योंकि ट्रांस फैटी एसिड जो होता है स्पेशली जो आपके बर्गर और डिफरेंट काइंड ऑफ जो हम जंक फूड खाते हैं उसमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो WHO ने यहाँ पे कुछ कंट्री हैं जो लगातार प्रयास कर रही हैं, उनको सर्टिफिकेशन दिया है पहली बार। वो कंट्री कौन कौन सी हैं? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट है, France takes lead as a first European Union nation to offer digital visa। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि अभी जुलाई मंथ में क्या हो रहा है? पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं। सो इस ओलंपिक्स में बहुत सारे लोग जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया से। जो हमारे एथलीट हैं उनके कोचेस जाएंगे, उनकी फैमिली भी जा सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जाएंगे फ्रांस में इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सिंस जनवरी 1, 2024 France has initiated the issuance of digital Shenzhen visa, becoming the first country to hand out this visa in the European Union। तो लगभग 70,000 डिजिटल वीजा को अलॉट किया जाएगा फॉर अपकमिंग ओलंपिक्स। नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। सो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर हुई थी? दुबई में हुई थी। पहली चीज याद रखना है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई थी, ठीक है, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। एंड सेकेंड टाइम इंडिया को इनवाइट किया गया था, पहली बार 2018 में बुलाया गया था, ठीक है। और इसमें इंडिया, टर्की एंड कतर ये आपके गेस्ट ऑफ ऑनर थे। तो याद रखना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इंडिया, टर्की और कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था। और यहाँ पे जो मीटिंग हुई है वो दुबई में हुई है। ये है आनंद कुमार। आप लोग ने सुपर 30 मूवी तो देखी ही होगी, वो आनंद कुमार जी पे ही बनी हुई है, जो कि बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और एक शिक्षक है। और इनको यूएई ने गोल्डन वीजा दिया हुआ है। ये जो गोल्डन वीजा इनिशिएटिव है वो 2019 में शुरू किया गया था। यहाँ पे कोई भी ऐसे पर्सन जो किसी एक फील्ड में एकदम जानकार है, एकदम ब्रिलियंट है, उनको बेसिकली लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीजा गोल्डन वीजा कहलाता है, ठीक है। इसके पहले कई सारे और एक्टर एक्ट्रेस को गोल्डन वीजा दिया जा चुका है। आनंद जी को मतलब इनका जो सुपर 30 प्रोग्राम है इसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2023 में। और सुपर 30 प्रोग्राम की शुरुआत 2002 में की गई थी। नेक्स्ट है SAS-EC कॉरिडोर कनेक्टिविटी। अब ये क्या कनेक्टिविटी है भाई? Prime Minister Narendra Modi recently laid the foundation stone of multiple road upgradation project, South Asia Sub-Regional Economic Corporation Corridor Connectivity, जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट होगी 3,400 करोड़ रुपीस। बेसिकली क्या है ये?
जैसा कि नाम लिखा है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कनेक्टिविटी है ये, जिससे आपका क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मेंबर कंट्रीज जो कनेक्ट होंगी रोड के जरिए, उनके बीच में हम ट्रेडिंग ज़्यादा कर पाएंगे। और 2001 में इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका सेक्रेटरीट है। और मेंबर कंट्री है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एंड म्यांमार। इनके बीच में बेसिकली रोड कनेक्टिविटी रेडी की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया बांग्लादेश ओपन ट्रेड ऑन द गंगा रिवर। सो गंगा रिवर से ट्रेडिंग हमने स्टार्ट कर दी है। ओके जी, इंडिया एंड बांग्लादेश ओपन द ट्रेड बाया द माया वेस्ट बंगाल। ये माया पोर्ट कहाँ पर है? माया पोर्ट आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में। एंड सुल्तानगंज पोर्ट है बांग्लादेश में, जो कि एक रिवर पोर्ट है, गंगा रिवर पे सिचुएटेड है। तो यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग शुरू की गई है, कार्गो सप्लाई किए जा रहे हैं, शिपमेंट की जा रही है। ये जो रास्ता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो रास्ता है जो कि इन दोनों पोर्ट्स को कनेक्ट करता है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, इसका टोटल लेंथ कितना है? 16 किलोमीटर है, जिसमें से 4.5 किलोमीटर इंडिया में और रिमेनिंग 11.5 किलोमीटर आपको बांग्लादेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? लगभग 200 to 300 टन ऑफ गुड्स को हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पे जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस होगा और हमारा जो ट्रेड है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो हमारी जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है। याद रखेंगे, इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है, जो कि 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इन द वर्ल्ड। चलिए, अब एक और हेडक्वार्टर आ रहा है भाई इंडिया में। इंडिया में एक और हेडक्वार्टर शिफ्ट होने की तैयारी चल रही है, जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर। हेडक्वार्टर ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर शिफ्ट किया जा रहा है इंडिया में फ्रॉम चाइना। रिसेंटली जो FAO का मीटिंग हुआ था गुवाहाटी असम में, तब ये फैसला लिया गया है। ठीक है, अभी वापस से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में हुआ था। अभी हमने देखा गेस्ट ऑफ ऑनर इंडिया, टर्की और कतर थे, ये भी हमने डिस्कस किया। वापस से हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहली बार वर्ल्ड का फर्स्ट टाइम एयर टैक्सी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया है। कहां पर? दुबई में। तो वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस किसने शुरू की है फॉर द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन? तो आंसर हो जाएगा दुबई ने शुरुआत की है। और इस एयर टैक्सी सर्विस को किसने रेडी किया है? तो जॉबी एविएशन S4 ने इसको रेडी किया है, जो कि पैसेंजर को कैरी करेगा, जिसकी रेंज 161 किलोमीटर की होगी, स्पीड 321 किलोमीटर पर घंटे की होगी। और ये ऑपरेशन में कब से आ जाएगा? 2026 से। नेक्स्ट है ड्रीम ऑफ डेजर्ट। तो ड्रीम ऑफ डेजर्ट क्या है? एक लग्जरी ट्रेन है और सऊदी अरेबिया ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन को शुरू किया है, जिसका नाम है ड्रीम ऑफ डेजर्ट। ये जो ट्रेन है वो 100 माइल का डिस्टेंस कवर करने वाली है। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद, वहां से ये जॉर्डन की बॉर्डर तक जाएगी, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे COP14। COP14 की मीटिंग कौन होस्ट करेगा? उज्बेकिस्तान। ये वो वाला COP नहीं है जो COP28 हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो वाला COP नहीं है। ये COP14 अलग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अलग है। चलो इस पर डिस्कशन करेंगे। 14 मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल। किस पर है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल। COP14 इसको होस्ट कर रहा है उज्बेकिस्तान, समरकंद में 12 से लेकर 17 फरवरी के बीच में। बॉन कन्वेंशन के अंदर इसका फॉर्मेशन किया गया था 23 जून 1973 में, जिसका पर्पस है माइग्रेटरी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस 16th एडिशन कहां पर हुआ? काठमांडू, नेपाल में हुआ, जिसकी थीम थी अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। ठीक है, 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम का फॉर्मेशन किया गया। तो इस बार की जो मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है? नेपाल, काठमांडू में हुई है। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं एंग्लो खासी वॉर पे। खासी कम्युनिटी आपको पता है ना, गारो, खासी, जयंतिया, ये ट्राइबल आपको देखने को मिलते हैं मेघालय में। ठीक है, तो एंग्लो खासी वॉर के हीरो रहे हैं यू तिरोत सिंह, और इनका जो स्टैच्यू है, इस स्टैच्यू को ढाका में जो इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर है वहां पे इनॉग्रेट किया गया है।
ठीक है। और हर साल 17 जुलाई को तिरोत सिंह की डेथ एनिवर्सरी को स्टेट हॉलिडे भी मनाया जाता है मेघालय में। नेक्स्ट है अल्जीरिया। अल्जीरिया इनॉग्रेटेड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद कौन बना रहा है? अल्जीरिया बना रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन चाइनीज फर्म कर रही है और 2010 से इसका कंस्ट्रक्शन जारी है और अब इसको फाइनली इनॉग्रेट कर दिया गया है। इस मॉस्क का नाम है ग्रैंड मॉस्क ऑफ अल्जीरियस, ठीक है, इसका नाम है, या फिर लोकल भाषा में इसको बोला जाता है जामा अल जाजिर, ठीक। इसकी कैपेसिटी 1,20,000 पीपल को बिठाने की मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है यूएई। रिसेंटली FATF ने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है, ठीक है। बारबाडोस, जिब्राल्टर, युगांडा और यूएई, इन चारों कंट्री को अपनी ग्रे लिस्ट से रिसेंटली FATF ने बाहर कर दिया है, ठीक है। अगर हम FATF के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को कहते हैं। इसका फॉर्मेशन 1989 में हुआ था, ठीक है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस यही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फंडिंग को रोकने का काम करती है, एक वॉचडॉग की तरह काम करती है। और इंडिया ने एज अ ऑब्जर्वर FATF को 2006 में ज्वाइन किया था और फुल टाइम मेंबर बन गया था 2010 में, ठीक है। डन इतनी चीजें। इसके अलावा कुछ ऐसी कंट्री हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में है। कौन सी कंट्री है? नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, ये आपको FATF की ब्लैक लिस्ट पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है फिलीपींस बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई ILO कन्वेंशन टू द एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड द हरासमेंट। यहाँ पे 2019 का एक कन्वेंशन है जिसमें कहा गया था कि हम पूरा कोशिश करेंगे कि वर्क प्लेस जो होता है, वर्किंग प्लेस है, उसमें कोई भी वायलेंस ना हो और कोई भी हरासमेंट ना हो, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो पहली एशियन कंट्री बनी है फिलीपींस जिसने इसे रेटिफाई किया है, ठीक है। और ऑलरेडी 37 अदर कंट्रीज ने रेटिफाई कर चुका है, पर एशिया में पहली है जिसका नाम है फिलीपींस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहां पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका में इंटरनेशनल गीता महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया था। 5वां एडिशन था। सिंस 2016 इसको मनाया जाता है। न्यूजीलैंड सेट टू स्क्रैप वर्ल्ड फर्स्ट टबैको बैन। यहां पे जो सबसे स्ट्रिक्ट कानून था तंबाकू पे वो कहां पर था? न्यूजीलैंड में था और न्यूजीलैंड ने इसको खत्म करने की घोषणा कर दी है। इसमें बेसिकली जो भी आपके टबैको प्रोडक्ट होते हैं उसमें निकोटिन का जो परसेंटेज है उसको कट कर दिया गया था अंडर द एक्ट। इसके अलावा 90% तक वो सारे रिटेलर जो कि टबैको प्रोडक्ट को बेचते हैं उन सबको रिड्यूस कर दिया गया था। और यहाँ पे ऐसे सारे बच्चे जो कि आफ्टर 1 जनवरी 2009 उनका बर्थ हुआ है तो उनको तो आप इन प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते, इस पे सजा थी। तो इसको रिसेंटली खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड की लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट कहां पर है? तो साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया वंस अगेन लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट वाली कंट्री बन गई है, ठीक है। ऑलरेडी थी, वापस से बन गई है। यहां पर अगर बोला जाए तो साउथ कोरिया में अगर हर एक वीमेन की लाइफ देखते हैं तो उनकी लाइफ में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है? आप देखोगे 0.72 इन 2022, डाउन फ्रॉम 0.78 इन द प्रीवियस ईयर। तो 0.72 आपको फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगा। मतलब एक लेडी पूरे जीवन काल में एवरेज एक बच्चे को भी जन्म नहीं देती है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट कहां पर है? साउथ कोरिया में है। वहीं अगर हम बात करते हैं नाइजर के बारे में तो नाइजर की फर्टिलिटी रेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, उसके बाद माली में है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको 2.1 आपको टोटल फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगा इंडिया में। नेक्स्ट है इंडिया एंड मॉरिशियस इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट अगेलगा आइलैंड। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है ये। तो अगेलगा आइलैंड अगर आप देखोगे तो इसके लिए आपको अगेन इंडियन ओशियन जाना पड़ेगा। इंडियन ओशियन में आपको ये आइलैंड देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है अगेलगा आइलैंड। और यहाँ पर रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस प्रवीण जगन्नाथ, इन दोनों ने मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। जैसे कि ज्वाइंटली इन्होंने एक एयर स्ट्रिप बनाई है, कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हमारे लिए आइलैंड इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इंडियन ओशियन में मिल जाएगा। अगली कंट्री देखेंगे निकारागुआ।
कहाँ पर है? आपको इसके लिए लैटिन अमेरिका जाना पड़ेगा। ये आपका सेंट्रल अमेरिका या लैटिन अमेरिका है। यहाँ पर आपको एक कंट्री देखने को मिल रही है जिसका नाम है निकारागुआ, जिसकी कैपिटल है मानागुआ। ठीक है। हैज बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द IP, मतलब इंडियन फार्माकोपिया और द इंडियन फार्मा स्टैंडर्ड। अब इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन या IPC एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। हमारी कंट्री में जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर होते हैं, जो भी डिज़ाइन होते हैं, उनको बेसिकली सर्टिफिकेशन देने का काम या उनके लिए स्टैंडर्ड डिज़ाइन करने का काम IPC करता है। ठीक है। और हमारे जो इंडिया के IPC के स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किसने किया है? निकारागुआ ने किया है। इसके पहले और भी कंट्रीज है, 5 और कंट्री हैं जिन्होंने हमारे इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे कि अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशियस एंड सूरीनाम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है WEIDI फंड, मीन्स वीमेन एक्सपोर्टर इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड। नाम से समझ में आ रहा है पर्पस क्या होगा? वीमेन्स की हेल्प करना उनके बिजनेस में, उनके स्टार्टअप में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर हैव लॉन्च $50 मिलियन ग्लोबल फंड। तो इस ग्लोबल फंड को किसने बनाया है? $50 मिलियन का फंड है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको बनाया है। नाम है वीमेन एक्सपोर्टर इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड। इसका पर्पस क्या होगा? जो वीमेन लेड स्टार्टअप्स होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ठीक है, उनको मदद करना जिससे वो अडॉप्ट कर सके डिजिटल टेक्नोलॉजी और अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को, अपने ऑनलाइन बिजनेस को और बढ़ा सके। और इस फंड में पहला डोनर है UAE और UAE ने $5 मिलियन यहां पे डोनेट किए हैं। अगर हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन अंडर द मार्केस एग्रीमेंट हुआ था। पहले इसको 1995 में इसको पहले हम गेट के नाम से, मतलब GATT के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड, और बाद में इसको हमने WTO कहा है या किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 166 मेंबर है, और कोमोरोस एंड तिमोर लेस्ते ये भी नए मेंबर बने हैं WTO में। ठीक है। अगर इसके डायरेक्टर जनरल देखेंगे तो नगोजी ओकोंजो इबेला, जो कि फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन या फर्स्ट वीमेन है जो कि इस पोजीशन को संभाल रही हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश PM पिचेस फॉर कॉमन करेंसी फॉर मुस्लिम कंट्रीज, D8। तो D8 कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी रिसेंटली ढाका में। ठीक है। D8 में कौन कौन से देश हैं? तो D8 में आपको 8 मुस्लिम कंट्री देखने को मिलेंगी, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजर, पाकिस्तान एंड टर्की। जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज है और इनमें जनरली ट्रेडिंग करने के लिए यूरो का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। वैसे यहाँ पे जो 8 मोस्ट पॉपुलेशन वाली आपकी मुस्लिम कंट्रीज है जिसे हमने D8 कहा है, तो इनके लिए ट्रेडिंग करने के लिए एक सेम करेंसी होनी चाहिए। ऐसी पिच किसने की है? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कही है, इसलिए न्यूज में मामला था। नेक्स्ट आता है याओंडे डिक्लेरेशन। याओंडे डिक्लेरेशन को समझने के लिए अगेन अफ्रीका जाना पड़ेगा, और अफ्रीका में जाना पड़ेगा कहाँ पे? कैमरून। ये आपको कैमरून देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है याओंडे, जहां पर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया, इसलिए इसको याओंडे डिक्लेरेशन बोल दिया। अब यहाँ पे ये जो याओंडे कॉन्फ्रेंस थी, इसको को होस्ट किसने किया था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ कैमरून ने, और 11 कंट्रीज ने इस पे साइन किए हैं। और ये लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि मलेरिया फ्री हो जाए, मतलब मलेरिया के केसेस को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 70% मलेरिया बर्डन आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या टेपा एग्रीमेंट पे हम डिस्कशन करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई डाउट रहता है करंट अफेयर्स में, कोई चीज है नहीं समझ में आई, तो आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आंसर कर दूंगी अगर पॉसिबल हो पाया तो। इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन साइन अ ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा। अगर हम बात करें यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ था अपने ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, और इन चारों कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करके रखा है जिससे ये आपस में अच्छे आराम से ट्रेडिंग कर सकें। ये 4 कंट्री कौन सी हैं जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का पार्ट है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड,
आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein। ठीक है, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein। ये आपको स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिechtenstein, आपको ये 4 कंट्री देखने को मिल जाएंगी जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के पार्ट है, और इंडिया ने इनके साथ ही टेपा एग्रीमेंट को साइन किया है। टेपा का मतलब होता है ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड दीज 4 डेवलप्ड नेशन, जिससे हम इनके साथ ड्यूटी फ्री, कम टैरिफ में एंड कुछ प्रोडक्ट में फ्री ट्रेडिंग हम कर सकें। इसके अलावा ये चारों कंट्रीज ने मिलकर ज्वाइंटली कहा है कि इंडिया में ये $100 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगी नेक्स्ट 15 ईयर्स में, ऐसा भी कमिटमेंट इन्होंने कहा है। इससे क्या होगा, जो हम अलग अलग प्रोडक्ट मंगाते हैं स्विट्जरलैंड और अलग अलग कंट्री से, तो उनके वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि टैरिफ रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है नेटो का डायना प्रोग्राम। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में इनकी रिसेंटली मीटिंग चल रही है। ठीक है, 1949 में इसका फॉर्मेशन कर दिया गया था, और अभी रिसेंटली मार्क रूट नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं नेटो के। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि टोटल 32 मेंबर है नेटो के, और सबसे जो नया नवेला मेंबर है वो है स्वीडन, जिसने नेटो को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे जो नेटो के मेंबर होते हैं वो जनरली डायना प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं नेटो का। डायना का मतलब यहाँ पे डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेशन फॉर द नॉर्थ अटलांटिक, ये डायना प्रोग्राम है जो कि नेटो का एक इनिशिएटिव है, और इसको रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन किया है। इसका ये मतलब होता है कि नेटो के जो अदर मेंबर हैं और नेटो जो ग्रुप है वो यहाँ पे रिसोर्सेज, नेटवर्क और गाइडेंस प्रोवाइड करेगा फिनलैंड को न्यू टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए। इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट है ITU नेम्स इंडिया को चेयर ऑफ द डिजिटल इनोवेशन बोर्ड। ITU क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1865 में हुआ था, लेकिन उसका नाम इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन था, लेकिन 1947 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और फिर ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हो गई, हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो ये जो ITU की डिजिटल इनोवेशन बोर्ड की मीटिंग हो रही है उसका को चेयर किसे बनाया गया है? ITU का इंडिया को बनाया गया है। ठीक है, और जिससे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर न्यू इनोवेशन एंड नया जो कम्युनिकेशन सेक्टर में नया हम इनोवेशन कर सकते हैं उसमें हम अपनी एडवाइस देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन रन किया था जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती, हेती में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, तो हेती आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखिए कैरेबियन सी में एक आइलैंड है विच इज हेती। अगर हम USA में जाते हैं वापस से, तो USA में एक शहर है जिसका नाम है टेनेसी। इसको हम म्यूजिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, और ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने एक लॉ पास किया है टू प्रोटेक्ट म्यूजिशियन एंड अदर आर्टिस्ट अगेंस्ट द AI। 1 जुलाई से ये लॉ इफेक्ट में आ चुका है। नेक्स्ट है 4th SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। तो चौथे नंबर की SCO की स्टार्टअप फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में। SCO की प्रेसिडेंसी फिलहाल किसके पास है? कजाकिस्तान के पास है। SCO का फॉर्मेशन 2001 में संघाई चाइना में हुआ था। 8 मेंबर आपको मिल जाएंगे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ने SCO को 2017 में ज्वाइन किया था। इसको हम करेक्ट करते हैं, गलत लिखा हुआ है। SCO में 9 मेंबर है। रिसेंटली एक और नया मेंबर ज्वाइन हो चुका है जिसका नाम क्या है? ईरान। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मिस्टर जेंग मिंग आपको मिल जाएंगे। इसको करेक्ट कर लेना ना, 9 मेंबर हो गए SCO में, 8 नहीं है, 9 मेंबर मिल जाएंगे SCO में। नेक्स्ट है AUKUS, AUKUS। अब ये बेसिकली 3 देशों का एक ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA। पार्टनरशिप टू बिल्ड ऑस्ट्रेलिया SSN AUKUS सबमरीन। यहाँ पर ये तीनों कंट्री साथ में मिलके ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए न्यूक्लियर पावर 8 सबमरीन को रेडी करेंगे 2050 तक, जिसके लिए $4.6 बिलियन इन्वेस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट है पेप्सिको टू इन्वेस्ट $400 मिलियन मोर इन द 2 न्यू प्लांट इन द वियतनाम। तो पेप्सिको 2 नए प्लांट बना रहा है, कहाँ पे? वियतनाम में बना रहा है। ठीक है, जिसके लिए ये $400 मिलियन का इन्वेस्ट भी कर रहा है।
पेप्सिको वियतनाम में 1994 से ऑपरेट हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अमूल अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पर लगा रहा है? आंसर हो जाएगा यूएसए में लगा रहा है। वहीं इंडिया की एक और 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है बजाज ऑटो, ठीक है, ये भी अपना पहली बार इंडिया के बाहर प्लांट सेटअप कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है? ब्राजील में। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया सेंड फर्स्ट कंटेस्टेंट टू द मिस यूनिवर्स पेजेंट। यहाँ पे पहली बार मिस यूनिवर्स कंपटीशन में सऊदी अरेबिया ने अपने कंटेस्टेंट को भेजा जिनका नाम था रूमी अल खतनी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मिस सऊदी अरेबिया, मिस अरब वर्ल्ड पीस, मिस वीमेन सऊदी अरेबिया रह चुकी हैं। नेक्स्ट है इंडिया विल स्पेंड $3.7 बिलियन टू फेंस पोरस बॉर्डर विथ म्यांमार। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फैसला लिया है कि इंडिया और म्यांमार के बीच की जो बॉर्डर है उसको प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाएगी, जिससे यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहे हैं उसको स्टॉप किया जा सके। ये जो पूरी बॉर्डर है वो 1610 किलोमीटर की आपको बॉर्डर है जिसमें फेंसिंग की जाएगी, जिसके लिए $3.7 बिलियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, टोटल जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार की, देखो समझना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, टोटल बॉर्डर 1643 किलोमीटर की है इंडिया और म्यांमार की। ठीक है, म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ, और टोटल जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर की। पहला कुछ यहाँ पे फेंसिंग पहले हो चुकी थी, अभी फिलहाल प्रोजेक्ट जो है वो 1610 किलोमीटर की फेंसिंग करने का है। ठीक है, इस बात को समझिएगा, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा याद रखना, ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे ना एक ब्रिज था जो कोलैप्स हो गया था, जिसके बाद एक इमरजेंसी यूएसए में लगाई गई थी। इमरजेंसी डिक्लेयर इन द मैरीलैंड आफ्टर फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कोलैप्स। तो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कहाँ था? यूएसए में था, मैरीलैंड में था, और ये कोलैप्स हो गया, जिसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। ये कोलैप्स कैसे हुआ? तो एक कंटेनर शिप था जिसका नाम है दली, DALI, डाली या दली जो भी आप बोलो, ये सिंगापुर की शिप थी जो कि गुजर रही थी और सिनर्जी ग्रुप इसको बिलोंग करता था, और ये टकरा गई और कोलैप्स हो गया ब्रिज। ठीक है, डन। आपको ये जो बाल्टीमोर रिवर दिख रही है, यहाँ पर आपको ये ब्रिज देखने को मिल जाता। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज 1977 में इसको तैयार किया गया था, और ये ब्रिज कहाँ पे था? तो यहाँ पे आपको जो पताप्स्को रिवर देखने को मिल रही है ना बाल्टीमोर में, यहां पर आपको ये देखने को मिलता ब्रिज जो कि कोलैप्स कर गया है। 2632 मीटर लॉन्ग आपको ये ब्रिज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द सोशल मीडिया फॉर माइनर। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जिनकी एज 14 साल से कम है वो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट नहीं बना सकते। इसका रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया है किसने? फ्लोरिडा ने। ओके है, इसके लिए अगर आप अकाउंट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको अपना आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा अपने एज के साथ, और यहाँ पर पेरेंट की परमिशन लगेगी। जो 14 साल और 15 साल के बच्चे हैं ना, टिकटॉक वगैरह पे आ जाते हैं, रील वील बनाते रहते हैं, तो उनके लिए पेरेंट्स की परमिशन लगेगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 कंक्लूड हो गया है, खत्म हो गया है। कहाँ पर? FAO रोम में, मतलब जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ना रोम में, वहां पर एक सेरेमनी हुई थी और फाइनली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट खत्म हो गया है। अच्छा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को डिक्लेयर किया गया था, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल था। 2021 में इसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पास कराया था। नेक्स्ट है 2024-25 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया है। आप सभी को पता होगा ही कि आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? UNSC में 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 तो परमानेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जो 10 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट 2-2 सालों के लिए किया जाता है। तो 2024-25 के लिए यहाँ पे UNSC के जो मेंबर इलेक्ट हुए हैं वो अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट बात करेंगे कोबीनेट के बारे में। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है कोबीनेट। कोबीनेट क्या है?
ये एक नेटवर्क है लेबोरेटरी का, अलग अलग देशों की जो लेबोरेटरीज हैं वो साथ में मिलकर काम करेंगे और जो यहाँ पे ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल कोरोना वायरस सर्विलांस करने का काम करेंगे, डिटेक्ट करेंगे इमर्जिंग कोरोना वायरस को, कोई नया स्ट्रेंथ मिलता है तो उस पर डिस्कवरी करें, मतलब उस पर रिसर्च करेंगे और वैक्सीन को वगैरह तैयार करेंगे। तो करेंटली इसमें 36 लेबोरेटरी है 21 कंट्रीज की, ठीक है, जिसमें से इंडिया की भी 3 लेबोरेटरीज हैं। कौन कौन सी है इंडिया की? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, एंड ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इसके पार्ट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को ने रिसेंटली 18 न्यू जियो पार्क अनाउंस किए हैं, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ जियो पार्क कितने हो गए हैं? 213, 213 जियो पार्क्स आपको मिल जाएंगे 48 कंट्री में। रिसेंटली 18 न्यू साइट्स को यूनेस्को ने अपने जियो पार्क लिस्ट में शामिल की है। इनमें से एक जो है वो ट्रांस बाउंड्री जियो पार्क है जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। ये जो जियो पार्क डेजिग्नेशन या जियो पार्क की जो नई कैटेगरी है यूनेस्को ने 2015 में इंट्रोड्यूस की थी। बेसिकली ये वो साइट्स होती हैं जिनको लोकल कम्युनिटी मैनेज करती हैं और यहाँ पे टूरिज्म एक्टिविटी या टूरिस्ट एक्टिविटी भी अलाउ रहती है, लेकिन लोकल कम्युनिटी इसको मेंटेन करती है वहां की बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट है बुल्गारिया एंड रोमानिया ने पार्सली ज्वाइन किया है यूरोप का सेंजांग एरिया। अब यूरोप में देखो, यूरोप में इतने सारे कंट्री हैं, अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री लोग जाते हैं जॉब करने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, एजुकेशन पर्पस और हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, तो बार बार ये वीजा वाले जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सेंजांग एरिया डिक्लेयर किया गया था। एक सेंजांग एरिया का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको बार बार पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, अबॉलिश पासपोर्ट एंड अदर टाइप ऑफ द बॉर्डर कंट्रोल एट देयर म्यूचुअल बॉर्डर, ये सेंजांग एरिया कहलाता है। इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी, जिसमें यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज में से 23 मेंबर इसके पार्ट हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है लेकिन सेंजांग एरिया का पार्ट हैं, ठीक है। एंड बुल्गारिया एंड रोमानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो थे 2007 से, लेकिन अभी पार्शियली इन्होंने ज्वाइन किया है सेंजांग एरिया, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2024, तो 20th एडिशन ऑफ यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 कहां पर हुआ? ये मीटिंग या कॉन्फ्रेंस जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ, जिसमें जिनकी एज 40 से कम है, अंडर 40 एज वाले अलग अलग फील्ड जैसे कि पॉलिटिक्स में, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, आर्ट, एकेडमी में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, यंग पीपल होते हैं, उनकी एक लिस्ट रिलीज की जाती है, ठीक है। सिंस 2005 से इसको रिलीज किया जा रहा है एनुअली, और इस लिस्ट में 5 इंडियन के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। वो 5 इंडियन कौन है? तो भूमि है, भूमि पेडनेकर जो कि एक एक्ट्रेस है, अद्वैता नायर जो कि एक बिजनेसमैन है, अर्जुन भाटिया, प्रिया अग्रवाल एंड शरद विवेक सागर, इन 5 लोगों का नाम यहां पर आया है। नाउ बात करते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो जो कि कभी प्लेनेट हुआ करता था लेकिन आज बेचारा बोना ग्रह है, ठीक है। एक्चुअली 2006 में इसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर करके डार्क प्लेनेट की कैटेगरी में रख दिया गया था, लेकिन फिर भी एरिजोना यूएस स्टेट है जिसका नाम है क्या एरिजोना, क्योंकि प्लूटो की डिस्कवरी एरिजोना में ही हुई थी। इन्होंने प्लूटो को अपना ऑफिशियल स्टेट प्लेनेट डिक्लेयर किया है। ऑफिशियल स्टेट प्लेनेट प्लूटो को किसने डिक्लेयर किया है? तो यूएसए का स्टेट है जिसका नाम है एरिजोना। नेक्स्ट है, नेटो ने रिसेंटली अपनी 75th नंबर की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। बाकी हम नेटो के बारे में सारी बातें ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा, यहाँ पे इसको भी करेक्ट कर लेंगे, ये अप्रैल मंथ की न्यूज़ है इसलिए अपडेट नहीं है। जेन स्टोल्टेनबर्ग यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल नहीं है, अब मार्क रूट बन चुके हैं, राइट, इसको थोड़ा सा आप अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है वैसे यहाँ पे यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन देखने को मिल जाएगा, और इन कंट्रीज के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातें चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है। इंडिया एंड यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन रिसेंटली हेल्ड अ टॉक टू फॉर्मली स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो यूरेशियन इकोनॉमी यूनियन है इसमें कौन कौन से देश हैं, तो इसमें आपको देश देखने को मिलते हैं 5। कौन कौन से देश है? अर्मेनिया, बेलारूस,
इसके अलावा आपको यहाँ पे रशिया तो ऑब्वियसली बात है दिखेगा, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 कंट्रीज का ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। इसका फॉर्मेशन 2014 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटा सा यहाँ पे करंट अफेयर्स में ऐड करना चाहती हूँ। केन्या जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, इसको नॉन नेटो अलाय, इसको यूएसए ने डिक्लेयर किया है नॉन नेटो अलाय। ओके, इस बात को याद रखना, किसे, केन्या को। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे ने एक न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है जिग। जिग का मतलब है यहाँ पे जिम्बाब्वे गोल्ड, बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, मनी को चेंज करने की ज़रूरत थी, तो इन्होंने नई करेंसी यहाँ पे लॉन्च कर दी जो कि 1 रुपये से लेकर 200 रेंज में देखने को मिलेंगे इसके बैंक, मतलब इसके नोट्स। करेंसी का नाम याद रखना है जिग। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करेंगे जीसीसी के बारे में, मतलब गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, जीसीसी। तो जीसीसी का फॉर्मेशन 1981 में हुआ था, 1981 में। यहाँ पर जनरली आपको मुस्लिम कंट्रीज देखने को मिलेंगी जिनके ऑलमोस्ट इक्वल या सिमिलर टाइप के कल्चर हैं और अपने रिलीजियस वैल्यू को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, रिलीजियस सिक्योरिटी के लिए इस ग्रुप को फॉर्म किया गया था। ठीक है, जनरली आपको इसमें इस्लामिक कल्चर देखने को मिलेंगे और इसकी जो प्रेसिडेंसी है, जीसीसी की जो मीटिंग होती है, तो जैसे कि ब्रिक्स में रोटेशन चलता है वैसे यहाँ पर भी रोटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है, तो कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी कंट्री जीसीसी कंट्री कहलाती हैं। रिसेंटली न्यूज में क्यों है कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल विजन फॉर रीजनल सिक्योरिटी, यहाँ पर पहली बार इन्होंने रीजनल सिक्योरिटी पे कॉन्फ्रेंस की है। अभी तक इन्होंने रीजनल सिक्योरिटी पे कभी कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, अब मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म के लिए पहली बार इन्होंने मीटिंग की थी, इसलिए न्यूज में थे। नेक्स्ट है IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसकी जो मीटिंग हुई है क्लीन एनर्जी की, वो कहां पर हुई है, सिंगापुर में हुई है। तो IPEF टू ऑर्गेनाइज क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम इन द सिंगापुर, 24 जून को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका पर्पस यही है कि जो मेंबर कंट्री है वो इन्वेस्ट करें, जिससे हम सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। IPEF का फॉर्मेशन मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन 2022 में हुआ था। 14 पार्टनर कंट्री जिसमें से एक इंडिया भी है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारी मिड डे मील स्कीम के बारे में, जिसके चर्चे चारों तरफ फैल चुके हैं। एंड मिड डे मील स्कीम को हमने 15 अगस्त 1995 में लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन बनने लायक है और हो सकता है आपको पेपर में दिख जाए कि मिड डे मील स्कीम को कब लॉन्च किया गया था। रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडोनेशिया अपने देश में भी मिड डे मील स्कीम को इंट्रोड्यूस करने वाला है, जिसके लिए इंडोनेशिया का एक डेलीगेशन भारत में आया था विजिट करने के लिए कि कैसे इंडियंस मिड डे मील स्कीम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या लॉजिस्टिक है, क्या इनसाइड है, इसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ईरान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ट्रू प्रॉमिस अगेंस्ट इजराइल। तो ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल को लॉन्च कर दिया था अगेंस्ट इजराइल अंडर द ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, तो इन दोनों देशों के बीच का जो मामला चल रहा है उसके कारण ये देखने को मिला। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्या है, तो एक ऑपरेशन है जो ईरान ने लॉन्च किया था अगेंस्ट इजराइल। अब बहुत सारे ऑपरेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने समय समय पे लॉन्च किए हैं, जैसे कि ऑपरेशन अजय हमने कब लॉन्च किया था, जब इजराइल और हमास की वॉर शुरू हुई थी और इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में जब साइक्लोन आया था, कौन सा साइक्लोन, मोका साइक्लोन, तब भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त टर्की में कुछ समय पहले बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक आया था, तो वहां पर जो भारतीय थे उनको बाहर निकाला गया। एंड ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो यूक्रेन वाला, इजराइल वाला, ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ के जाइएगा ना। नेक्स्ट है नाइजीरिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। तो नाइजीरिया पहला देश बन गया है जिसने नई वैक्सीन लॉन्च की है। किसके लिए, हालांकि इस वैक्सीन का रिकमेंडेशन WHO ने किया था। और गावी मतलब होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसको सपोर्ट कर रहा है, फंड कर रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। और मेनिंजाइटिस की पहली वैक्सीन को रोल आउट करने वाला पहला देश है नाइजीरिया। इस वैक्सीन का नाम है MEN 5CV वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएगी। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो ब्रेन से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे PDF की बात तो मैंने की ही नहीं है, तो देखिएगा अभी तक जितने भी कंपाइलेशन मैंने कराए हैं उन सब की ई-बुक तैयार है। अब ये वाली जो क्लास खत्म होने के बाद इसको भी उसके साथ जोड़ देंगे
और इसको मैं लॉन्च कर दूंगी, तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और जिससे आपको सभी के सभी जो 6 मंथली कंपाइलेशन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, एंड समय समय पे हम क्या करते जाएंगे। अब हालांकि मुझे लगता है मंथली कंपाइलेशन में, एक मंथली कंपाइलेशन में करने वाली हूँ 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम जो भी थी न्यूज़ में, उनको हम एक बार देखने वाले हैं। ठीक है, ये वाला कंपाइलेशन और बाकी है, इसको भी बाद में मैं ई बुक में कनेक्ट कर दूंगी, तो पूरा का पूरा एक बुकलेट आपका रेडी हो जाएगा, जस्ट लाइक अ मैगजीन। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो बिंदास। ठीक है, क्योंकि जनरली आपको कुछ कंपाइलेशन पीडीएफ में दिख रहे हैं, कुछ कंपाइलेशन पीपीटी में दिख रहे हैं, कुछ कंपाइलेशन वर्ड फाइल में है, कुछ डार्क कलर में है, कुछ लाइट कलर में है, तो डाउनलोड करने में भी दिक्कत हो रही है ना। ब्लैक कलर को कैसे डाउनलोड करोगे, इसलिए मैंने बिल्कुल एक ई बुक व्हाइट कलर में बना दी है, वो भी डाउनलोड जिसको आप आसानी से कर सको आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो आप इजीली इसको फिर डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्वीडन एंड स्लोवेनिया, तो स्वीडन एंड स्लोवेनिया ने आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन किया है, एंड स्वीडन 38 नंबर की कंट्री एंड स्लोवेनिया 39 नंबर की कंट्री बन गई है जिसने नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड को ज्वाइन करके रखा है। नासा ने इसको 2020 में लॉन्च किया था और इंडिया भी आर्टेमिस अकॉर्ड का पार्ट है, लेकिन रशिया और चाइना आर्टेमिस अकॉर्ड के पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, नेपाल में हुई। पहले नंबर की इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस नेपाल में हुई थी, जिसका पर्पस था जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके लिए बेसिकली उनके लिए एक टूरिज्म डेस्टिनेशन को प्रमोट करना है। एंड नेपाल ने 2023 में सेम सेक्स मैरिज को भी लीगली अलाउ कर दिया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024। तो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की मीटिंग कहां पर हुई थी, नीदरलैंड में हुई थी, जिसकी थीम क्या थी, रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट। रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लेनेट इसकी थीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने इसको को होस्ट किया था, तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल एंड नीदरलैंड गवर्नमेंट ने मिलकर इसको होस्ट किया था। अगर हम वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के बारे में बात करते हैं तो 1923 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जिससे हम सस्टेनेबल यूज कर सके और सप्लाई कर सके एनर्जी का फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑल द पर्सन। एंड इंडिया भी इसका मेंबर है और इंडिया ने 1924 में वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट है सियरा लियोन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। क्यों भाई, यहाँ पे एक्चुअली एक सिंथेटिक ड्रग है जिसका कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसका नाम है कुश, और इसको डिजाइन करने मतलब इस ड्रग को बनाने के लिए ना जो डेड बॉडीज हैं उनकी बोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ग्रेवयार्ड से डेड बॉडीज को निकाला जा रहा था, समझ रहे हो आप, इसलिए इनको इमरजेंसी लगाना पड़ा। कहां पर मिलेगी ये कंट्री, वेस्ट अफ्रीका में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट एशियन फ्यूचर फोरम। तो पहली एशियन फ्यूचर फोरम कहां पर ऑर्गेनाइज की गई, वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और होस्ट कर रहा था हनोई, वियतनाम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब एस जयशंकर जी ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था, जिसकी थीम थी टूवर्ड फास्ट एंड द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ पीपल सेंटर एशियन कम्युनिटी। ये इसको थीम देखने को मिल जाएगी। ये जो नया इनिशिएटिव है एशियन फ्यूचर फोरम, जब 43rd नंबर की आसियान समिट हो रही थी जकार्ता इंडोनेशिया में, तब अनाउंस किया गया था इस फोरम को, पहली मीटिंग अभी हो रही है। अब यहाँ पे आसियान पे डिस्कशन हुआ, तो आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। 1967 में आसियान का फॉर्मेशन हुआ था अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। फाउंडिंग फादर ऑफ आसियान किसे कहा जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड को कहा जाता है, जिसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को हम आसियान डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया की जो कंपनीज है वो मैनेज करेंगी श्रीलंका का पोर्ट, जिसके लिए यहां पर एक लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है 30 इयर्स के लिए, 30 सालों के लिए ये लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इंडिया एंड रशिया कंपनीज टू मैनेज श्रीलंका $209 मिलियन चाइना बिल्ड एयरपोर्ट। तो $209 मिलियन में चाइना ने एक पोर्ट डिजाइन किया था श्रीलंका में, और उसका नाम क्या है, मताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम हम्बनटोटा एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी 30 इयर्स के लिए लीज पे किसे दी गई है, इंडिया और रशिया की कंपनी को दी गई है। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस एयरपोर्ट को मैनेज करेगी, ऑपरेट करेगी। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में 2 ही आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाएंगे।
एक तो ये मताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बिल्ड किया गया है हम्बनटोटा में, श्रीलंका में, और पहला आ जाएगा आपका पहला नंबर का जो एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है, बंदार नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कोलंबो में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी इनवाइट्स इंडिया टू G7 समिट मीटिंग इन जून 2024। तो G7 समिट मीटिंग हुई थी इटली में, इसका मतलब प्रेसिडेंसी किसके पास थी, इटली के पास थी। तो इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी या जो भी प्राइम मिनिस्टर, उस समय इलेक्शन नहीं हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया था बाय द इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, अभी पहली बार नहीं था जब मोदी जी ने इस मीटिंग को अटेंड किया है, ये 5th टाइम है जब मोदी जी ने मीटिंग को अटेंड किया है। 2019, 21, 22 और 23 में भी मीटिंग को अटेंड किया जा चुका है। पहले हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने G7 मीटिंग को अटेंड किया था वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 में, और फ्रांस में ये मीटिंग उस समय हुई थी। अगर हम G7 बात करते हैं, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 इसका नाम है, और 1973 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इनिशियली इसमें 6 कंट्री थी, फ्रांस, USA, UK, जर्मनी, जापान और इटली। फिर बाद में कनाडा ने G7 मतलब कनाडा ने 1976 को इसको ज्वाइन किया और G7 हो गया। कुछ समय के लिए G8 भी हुआ था क्योंकि रशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था 1997 में, लेकिन बाद में जब इसने क्या किया था, क्रीमिया का जो है एरिया उसको एनेक्स कर लिया था, तो G7 से बाहर हो गया था 2014 में। तो 2014 में रशिया बाहर हो गया G7 से, तो अब ये G7 ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दुबई AI मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। तो यहाँ पे दुबई में एक एयरपोर्ट रेडी हो रहा है जिसके लिए 128 बिलियन दिरहम या कह सकते हो कि $34.85 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। कहां पर, अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी 260 मिलियन पैसेंजर को ये कैरी कर सकता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर है ये, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पे है। आपको पता है कि हमने यहाँ पे पहली बार चीता को कहां पे इंट्रोड्यूस किया, कुनो नेशनल पार्क में चीता को इंट्रोड्यूस किया गया, और कुनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम चीता को इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये मतलब जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या ये सही है क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली चीता के लिए, क्या चीता की ब्रीडिंग करने के लिए सही है? तो इसलिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई थी विजिट करने के लिए, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहां पर मिलेगी, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जो कि राजस्थान की बॉर्डर के साथ मतलब राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करती है। चंबल रिवर इस पूरी सेंचुरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, एंड वर्ल्ड फेमस चतुर्भुज नाला रॉक सेंटर भी आपको कहां पर मिलेगा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट पर्सनलाइज्ड mRNA वैक्सीन फॉर द मेलेनोमा अंडरगोइंग ट्रायल। वर्ल्ड की पहली एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्किन कैंसर का जो वैक्सीन है mRNA वैक्सीन, वो यहाँ पे ट्रायल पे है। mRNA वैक्सीन ऑफ मेलेनोमा मतलब आपका जो स्किन कैंसर है उसकी ये वैक्सीन रेडी की जा रही है, यूके में ट्रायल पर देखने को मिल जाएगी। अच्छा, इस वैक्सीन को रेडी कौन कर रहा है, तो मॉडर्ना एंड द मार्क शार्प एंड डोमी, ये जो कंपनी है इसको रेडी कर रही है। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो 46 नंबर की अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को होस्ट कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। कहां पर कर रहा है, कोची केरला में। इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा, इसको ऑर्गेनाइज करेगा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो कि काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यहां पर कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज पर डिस्कशन किया जाएगा। अगर हम अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में बात करते तो इसको साइन किया गया था 1959 में वॉशिंगटन डीसी में, और 1961 में ये फोर्स में आई थी, और अभी फिलहाल 56 कंट्री हैं अंटार्कटिक ट्रीटी की मेंबर। अंटार्कटिक ट्रीटी में ये कहा गया था कि जो अंटार्कटिक एरिया है वो वॉर फ्री जोन होगा, यहाँ पे कोई भी मिलिट्री डिप्लॉय नहीं होगी, कोई भी वेपन को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, और इसका इस्तेमाल केवल पीसफुल तरीके से, वो भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाएगा, वो भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए। ठीक है, इंडिया ने अपनी पहली ऑब्जर्वेटरी सेटअप की थी, या पहला रिसर्च सेंटर सेटअप किया था अंटार्कटिक में, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो कि अब बंद हो चुकी है 1983 में। अभी जो फिलहाल ऑपरेशन में है वो है मैत्री, जिसको सेटअप किया गया था 1989 में, और दूसरा है भारती, जिसको 2012 में सेटअप किया गया था।
नेक्स्ट बात करेंगे साइक्लोन हिदाया। तो एक सीवियर स्टॉर्म देखा गया जिसका नाम है साइक्लोन हिदाया। कहां पर आया था? तंजानिया में आया था, तंजानिया के दर ए सलाम में। एंड दर इन सलाम जो पोर्ट है इसको भी ऑपरेट कर रहा है कौन? अडानी ग्रुप, लीज पर लिया हुआ है, कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, साइक्लोन हिदाया का मतलब होता है गार्डियंस इन अरेबिक। ये नाम बेसिकली इंडियन ओशियन में फ्रांस की कुछ टेरिटरी है, आइलैंड है, उन्होंने ये नाम दिया था हिदाया। UN First International Conference on Digital Public Infrastructure held under India's leadership। तो यूनाइटेड नेशन की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किस पर? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। ठीक है, लोकेशन, हालांकि कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है? हेडक्वार्टर, यूएन के हेडक्वार्टर में हो रही है, लेकिन इसको चेयर कौन कर रहा है? लीडर कौन है? आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया का जो मिशन है परमानेंट मिशन इंडिया में, और जो हमारा मैत्री डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द कोलैबोरेशन ऑफ ISPIT, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग एंड नेपाल ऑडिटर जनरल ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और दोनों एक दूसरे की जो ऑडिटिंग की फील्ड में एक्सपर्टीज है वो शेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, कैग को हम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं और इसे हम गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड भी कहते हैं। आर्टिकल नंबर 148 में आपको कैग की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिलहाल जो हमारे कैग है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, GC मुर्मू जिन्हें कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं, नेपाल ने एक और बवाल कर दिया है। क्या कर दिया? तो नेपाल राष्ट्र बैंक ने अपने नोट या करेंसी को प्रिंट किया और उस करेंसी में अपने जो नेपाल का मैप है उसको अपडेट किया। और नेपाल का जो मैप अपडेट किया उसमें 3 डिस्प्यूटेड एरियाज को इन्होंने शामिल कर लिया जो कि इंडिया के पार्ट है। कौन कौन से? लिपुलेख, काला पानी एंड लिम्पुधीरा। और ये 100 रुपये की करेंसी के नोट में देखने को मिला। ठीक है, तो इसलिए आपको ये तीनों लोकेशन पता होनी चाहिए, लिम्पुधीरा, काला पानी और लिपुलेख। और इसके अलावा आपको सुगोली की संधि भी पता होनी चाहिए जो 1816 में हुई थी। ठीक है, डन। नेपाल और इंडिया के बीच की जो बॉर्डर है वो 1850 किलोमीटर की बॉर्डर है और 5 स्टेट के साथ शेयर होती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। नेक्स्ट है UN काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $5 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं टेररिज्म को कम करने के लिए। UN ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म का फॉर्मेशन 2017 में किया गया था। नेक्स्ट है 30th एनिवर्सरी ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब ये ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है? ये डील करता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, पेटेंट से। ठीक है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स रिसेंटली इन्होंने सेलिब्रेट की है 30th एनिवर्सरी ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब ट्रिप्स की ये मीटिंग हुई थी जिसको होस्ट किया था WTO ने। अंडर द मार्केस एग्रीमेंट ट्रिप्स का फॉर्मेशन हुआ था और इफेक्ट में आया था 1995 में, और इंडिया ने ट्रिप्स को ज्वाइन कर लिया था 1995 में। ये क्या करता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GI टैग, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, इनको कवर करता है। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग टू दीज ऑल थिंग्स, इनको सॉल्व करने का काम ट्रिप्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट है गेमिंग वीजा। रिसेंटली दुबई ने यहाँ पे जो पूरी दुनिया भर के गेमर्स हैं उनको इनवाइट किया है। ठीक है, इनका पर्पस है कि 30,000 गेमर्स दुबई में आ जाएं और दुबई को एक गेमिंग हब बनाया जाए बाय द 2033। इसलिए गेमिंग वीजा लॉन्च किया है किसने? दुबई ने। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो डेवलपर है, गेम डेवलपर है, डिजाइनर है, प्रोग्रामर है या क्रिएटर है जिसकी एज एटलीस्ट 25 ईयर्स है, वो अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी ID को, रिज्यूम को सबमिट करे, वीजा ले और दुबई आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदय लोकालोचना। इन्हें यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। रिसेंटली यूनेस्को ने 20 नए आइटम्स को शामिल किया है जिनमें से आपको 3 एंटिटीज भारत से देखने को मिल रही हैं। रिसेंटली 10th नंबर की जनरल मीटिंग मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक कहां पर हुई थी? उलन बटार में हुई थी। और उलन बटार आपको पता है कि कैपिटल है मंगोलिया की। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। इसके सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग बातें हम डिस्कस कर लेंगे बिकॉज ऑलरेडी सेशन बहुत लेंदी हो गया है। अभी काफ़ी कुछ न्यूज़ बाकी है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बाकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कुछ और न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है, जैसे कि वेनेजुएला के बारे में कि पहली कंट्री है जिसके सारे के सारे ग्लेशियर गायब हो गए हैं। इसके अलावा हमें बात करनी है यहाँ पर
किसके बारे में ये है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और भी कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। एलॉन मस्क के स्टार लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। एआई समिट 2 नंबर की सियोल कोरिया में हुई है, ठीक है। साइक्लोन रेमल आया हुआ था, उस पर डिस्कशन करना है। रजनीकांत को गोल्डन वीजा मिला है, इस पर हमें डिस्कशन करना। तो काफ़ी कुछ है, ठीक है, काफ़ी कुछ अभी डिस्कशन करने बाकी है। सो हम नेक्स्ट या सेकंड पार्ट में इसको डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।